हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th जियोग्राफी का सेकंड लास्ट चैप्टर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट हम इंडस्ट्री को समझेंगे, इंडस्ट्री क्या होता है, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे। तो पहले डिफाइन करते हैं, जानते हैं डेफिनेशन को क्या होता है, उसके बाद समझाते हैं। तो आप देखेंगे Industry refers to an economic activity that is concerned with the extraction of minerals, production of goods or the provision of services। तो अगर आप इंडस्ट्री की मीनिंग को देखें तो ये रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को दैट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी जिसमें हम मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, यानी ऐसी चीज को भी इंडस्ट्री बोलेंगे जहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, और या फिर क्या, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इसको इंडस्ट्री बोलते हैं जहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। ऐसी एक्टिविटी जहां पर भी हो रही है उसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इसमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी भी बताया था। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में प्राइमरी एक्टिविटी आती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टर्शियरी एक्टिविटीज में आते हैं। इसको हम समझाएंगे बाद में। उसके बाद आप देखेंगे, ये हो गया इंडस्ट्री का मीनिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग raw materials into products using simple tools, machineries and human labor is called manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैंने ये बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट में, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके, मशीनरीज का इस्तेमाल करके या फिर ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, यानी जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये हमने इसकी डेफिनेशन जान ली। आए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बोला इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री तो मैंने बोला इसमें एक्सट्रैक्शन होता है, किसका? मिनरल्स का। इसमें प्रोडक्शन होता है, किसका? गुड्स का। इसमें प्रोविजन होती है, किस चीज की? सर्विसेज की। तो अगर आप इंडस्ट्री को समझे तो इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करते। और यहां से आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ये आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, इसका आपने प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस, इसी को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैंने क्या बोला? आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल था, उसका आपने प्रोडक्ट बनाया। तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे अगर आप मार कर देखें, ये भी प्रोडक्ट है। आप चेयर देखेंगे, प्रोडक्ट है। मोबाइल फोन आपके पास होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। या आप ये समझें, सिंपल में समझाएं, एक टेबल होता है। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल होगा, उसके लिए लकड़ी होगी, या जो भी आपको हैमर का जरूरत पड़ती है, किल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो सारा रॉ मटेरियल होता है। और उससे आप एक टेबल तैयार करते हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट होता है। तो आप देखें, आपको पता है कि हम शुगर केन से क्या बनाते हैं? शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं। हम आयरन और स्टील बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं।
जैसे आप ये समझे, अगर हम मिट्टी को इकट्ठा करें उससे हम बहुत सारे बर्तन बनाते हैं या ईंटें बनाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है रॉ मेटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाने को, इसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ किन इंडस्ट्रीज को पढ़ेगा जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल वाली इंडस्ट्री पढ़ेंगे, तो आंसर होगा नहीं। प्रोविजन ऑफ सर्विस वाली पढ़ेंगे, तो आंसर होगा नहीं। कौन सी पढ़ेंगे? प्रोडक्शन वाली, यानी जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्शन जहां पर होती, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर। तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता हो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत सारों को ना हो, तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर बोल लीजिए, प्राइमरी सेक्टर लिख लीजिए। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम डायरेक्टली नेचर के साथ करते हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं या लाइव स्टॉक की रेयरिंग करते हैं, पोल्ट्री वगैरह जो भी है, हमारा वो जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर में, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जिसमें हम डायरेक्टली नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्टिविटीज आती हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। और सेकेंडरी एक्टिविटी आती है इन प्राइमरी सेक्टर से जो हम मेटल निकालते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट में, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी जो प्राइमरी एक्टिविटी में चीजें निकाली गई थी तो उसी का प्रोडक्ट बनाया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। आप ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी से हमने आटा बनाया और उस आटे से हमने बिस्किट बनाया, तो ये जो बिस्किट बनाने का प्रोसेस है ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। तो लास्ट जो है वो है आपकी टर्शियरी एक्टिविटी। इस टर्शियरी एक्टिविटी में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर्विसेज जैसे आपके पास बैंकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये सारी की सारी जो होती है सर्विसेज होती है। इसके अलावा आप ये देखिए जो आपके स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो सारी सर्विसेज में आती है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो कौन सी होती, सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आएंगे, तो वो आएंगे सेकेंडरी सेक्टर में। तो आपको यहां तक बात समझ आई होगी। तो आए हम जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट अगर आप लिखें तो आप ये बता सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। मैंने ये बोला कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती तो ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप बोलेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर के लिए क्या करता है, तो आप ये समझें कि हमारा जो एग्रीकल्चर होता है उसको बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। वो सारे के सारे टूल जो है मैन्युफैक्चरिंग बना के देती है उनको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। या आप ये बोले पेस्टिसाइड की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, या इरिगेशन के लिए पाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही इनको बनाकर देती है। उसके अलावा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होती है, उसको लेते हैं। तो जितनी चीजें
ये इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर की कंज्यूम करेंगी तो उतनी ही ज्यादा इनकी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ये नए नए टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को और ज्यादा ग्रो करवाएंगे। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो बोला इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो सेकेंड पॉइंट जो आपको बताएं तो ये होगा इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता है जब इंडस्ट्रीज बनती है तो उसमें बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी को मैनेजिंग का काम करना, डायरेक्टर का काम करना, किसी को लेबर का काम करना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम मिलता है। अब काम मिलने से क्या होगा? काम मिलने से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब आपको पता है जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इसका मतलब उसके पास सैलरी आएगी। सैलरी आने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस पैसे को आगे खर्च भी करेगा। तो जब वो खर्च करेगा तो जिसे खरीदेगा उसका काम भी अच्छा चलेगा। उससे क्या होगी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाएगी। या आप ये समझे कि अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्शन होती है तो आपको वो जो प्रोडक्ट है वो सस्ते पड़ेंगे। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको महंगे पड़ेंगे। आप ये समझे अगर ये मार्कर आपके पड़ोस में बनता है तो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करें तो आप ये सोचिए दूसरी कंट्री से जब लाएंगे तो उनको प्रॉफिट तो कमाना है, उसके अलावा उनको टैक्स भी देना पड़ता है, जिसकी वजह से जब तक ये आपके पास आते हैं तो इसकी वैल्यू और ज्यादा ऐड हो जाती है, आपको इसकी कीमत ज्यादा पे करनी पड़ती है, तो उससे भी इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। तो अगर इंडस्ट्री आपकी कंट्री में तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी और कंज्यूम आपकी कंट्री वाले कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी कम होगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही है, दूसरा प्रोडक्शन करके। उसके बाद अगर आप और पॉइंट जोड़ें तो ये है इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। जब आपकी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ये समझे आपकी जब प्रोडक्शन सरप्लस में हो जाए, सरप्लस में हो जाए तो फिर आप उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। जैसे हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन सरप्लस में हो जाए हम क्या करते हैं, उन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? उससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो होगी और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, जिसका पूरी कंट्री को बेनिफिट होता है। आई होप आपको ये समझ आई होगी कि ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, एम्प्लॉयमेंट देता है जिससे इकोनॉमी ग्रो कर जाती है और एक्सपोर्ट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बात बता दें कि एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला कि इंडस्ट्री अगर एग्रीकल्चर को टूल्स देती, पेस्टिसाइड्स, पाइप्स वगैरह देती हैं
तो एग्रीकल्चर को इससे बूस्ट मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। आप बोलेंगे कैसे? तो आपने सुना होगा कुछ इंडस्ट्री जो होती हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। आप जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो एग्रीकल्चर का होता है। तो इट मीन्स वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज जो टूल्स वगैरह बनाती जो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज होते हैं, तो एग्रीकल्चर में उनका यूज करना मीन वो कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करते हैं तो इट मीन वो इंडस्ट्री वालों से उस चीज को परचेज करते हैं, तो उससे भी बूस्ट मिलता है। यानी एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है एग्रीकल्चर, और दूसरा ये कि इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे टूल्स, पेस्टिसाइड, पाइप्स वगैरह, इनको परचेज करके भी इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। तो आप इस बात को समझें कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हेल्प करता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब आप ये समझें कि जब आपको इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो आप ये प्लान करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ पे प्लान करेंगे, कहाँ पे बनाएंगे, किस लोकेशन पर। तो अब ये जो हम लोकेशन डिसाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये लोकेशन डिपेंड करती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अब आप बोलेंगे ये कौन से फैक्टर हैं? तो आप देखेंगे जहां पर आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाए तो उसी जगह आप अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा आप देखेंगे अगर जहां पे वाटर सप्लाई अच्छा हो, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए। उसके बाद पावर सप्लाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में अगर बिजली नहीं होगी, पावर की सप्लाई अच्छी नहीं होगी, तो आपकी इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर सकती। उसके साथ साथ आपको मार्केट भी चाहिए। मार्केट, एक तो आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मार्केट से आपको मिले। दूसरा ये कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो मार्केट में बेचना भी तो है, तो मार्केट होगी तो तभी तो आप प्रोडक्शन करेंगे और फिर बेचेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ आपको लेबर भी चाहिए, चाहे वो लेबर स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, लेकिन आपको लगेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रीज ये देखती हैं कि किस स्टेटमेंट की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो हमारे फेवर में हैं, उसी हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी इंडस्ट्री कहाँ पर बनानी है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि जब हम इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि क्या उस इलाके में रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, वाटर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, मार्केट है, लेबर मिलेगी, या क्या वहां की गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो हमारे फेवर में है या नहीं। तो अब ये पूरी जो कंडीशन है ये पूरी की पूरी एक ही जगह पे होना तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये सारी सिचुएशन एक जगह पे होना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या किया जाए फिर? हम ये देखते कि जहां पे इन चीजों का अरेंजमेंट थोड़ा कम कीमत में हो जाए, यानी इन चीजों का अरेंजमेंट लेस कॉस्ट पे हो जाए, तो हम अपनी इंडस्ट्री वहां पर लोकेट करते हैं। तो ये समझे कि अगर रॉ मटेरियल थोड़ा दूर है लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा जहां पर सस्ता पड़े, इजी हो, हम वहीं पे लोकेट करते हैं। तो सारी कंडीशन एक जगह पे मिलना आसान नहीं होता,
इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे जहां पे ये सारी चीजें एटलीस्ट कम कीमत पे या इजीली अवेलेबल हो जाए। अब जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादातर कोशिश करती हैं कि सिटीज के आसपास अपनी इंडस्ट्रीज को लोकेट करें। अब सिटीज के आसपास क्यों? क्योंकि सिटी जो होती है वो इनको बहुत सारी सर्विसेज देती है इंडस्ट्रीज वालों को। सर्विसेज आपको पता है, इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, या जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिटी से बनाना इजी हो जाता है। उसके बाद मार्केट इजीली मिल जाती है, और आपको कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड क्लास है, स्किल लेबर है, वो भी आपको सिटी से मिल सकती है। इसके साथ हम अब आपको ये बताएंगे कि कभी कभी इंडस्ट्री जो होती है वो नजदीक में ही इंडस्ट्री बनाते, एक दूसरे के पास में ही नजदीक में इंडस्ट्रीज बनाती, ताकि इंडस्ट्रीज को एक दूसरे का बेनिफिट हो। तो फिर उसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। तो आए उसको हम समझाते हैं आपको। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती हैं वो एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए नजदीक में ही इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। आप ये समझे, एक इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई गई, दूसरी इंडस्ट्री यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे किसी ने यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके ये जो इंडस्ट्रीज का हब बन गया, ये एक दूसरे का बेनिफिट उठाती, एडवांटेज लेती हैं। तो इसको फिर बोला जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अब आप बोलेंगे ये एग्लोमरेशन इकोनॉमी में क्या बेनिफिट होता है? तो आप ये समझे, जैसे आपको मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करनी, तो आप एक ऐसे इलाके में हैं, ये मान के चले इसके पास आपको बैटरी मिलेगी, यहां पर आपको जो उसमें ट्रांजिस्टर लगाने होंगे वो मिलेगी, यहां से आपको डिस्प्ले मिलेगी, यहां पे आपको जो टेम्पर लगाना होगा वो मिलेगा, या मोबाइल फोन बनाने के लिए जो जो चीजें लगेंगी आपको, तो एक ही इलाके में मिलेंगी। तो वो इंडस्ट्री को बिल्कुल इजी होता है कि नजदीक में ही सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो ये इंडस्ट्री एक दूसरे का बेनिफिट उठाती है, तो इसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। या आप ये समझें कि आप कोई भी चीज बनाते हैं और उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल मिलता है वो उधरी पास में मिलता है, नजदीक इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में एक चीज, दूसरी में दूसरी। जैसे अगर आपको शूज बनाने तो लेदर भी पास में मिल रही है, लेसेस यहाँ से मिल रहे हैं, कोई दूसरी चीज जो लगती है कोई आसपास में ही मिल रही है, तो इंडस्ट्रीज एक दूसरे का बेनिफिट उठाते हैं। तो इसको बोला जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन के जो होते हैं ना वो बेसिस होते हैं, यानी अलग अलग बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इन्वेस्टमेंट के बेस पे है। तो आप ये बताएं, जो पहला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस बेस पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो टू ग्रुप्स में आते हैं या टू टाइप्स में आती हैं, जिसमें एक आएगी आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और दूसरी आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है ना, ये owned or operated by chain of industries, chain of industries,
और इसमें आपको इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट, और उसके बाद आपको लेबर भी चाहिए, लेबर भी जो चाहिए आपको वो बहुत ज्यादा चाहिए। आप ये समझे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपको लेबर ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और इसको ऑपरेट किया जाता है चेन ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो एग्जांपल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं, एग्जांपल मारुति सुजुकी। अब ये जो इंडस्ट्री है इसको मारुति सुजुकी बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, लेबर भी लगती है, तब जाके ये आपके सामने बन के आती है। तो इसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये ओन और ऑपरेटेड बाय स्मॉल ग्रुप्स, यानी ओन बाय स्मॉल ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स, स्मॉल ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स। तो इसमें आप बोलेंगे कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है वो भी कम होता है, लेबर जो लगती है वो भी आपको कम लगती है, तभी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है। तो आप बोलेंगे इसकी एग्जांपल बताएं, तो एग्जांपल इसकी आप ये समझें जैसे ऑटोमोबाइल्स के लिए स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। तो पहली क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने बताया एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ता है, लेबर ज्यादा लगती है। तो आपके वो एग्जांपल के तौर पर बोला मैंने मारुति सुजुकी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो मैंने बोला किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, कैपिटल कम लगती है, लेबर कम लगती है, जिसमें मैंने बोला ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। तो आए अब हम दूसरी टाइप को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है वो करनी हमने ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी ये जो क्लासिफिकेशन होगी वो करेंगे हम रॉ मेटेरियल के वेट पर, कि रॉ मेटेरियल जो यूज हो रहा है वो हैवी है या लाइट है। अगर हैवी होगा तो हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट होगा तो लाइट इंडस्ट्री। तो इसके बेस पर आपकी फिर से दो टाइप्स मिलेंगी आपको, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज, और कुछ जो होंगी वो आपकी लाइट इंडस्ट्रीज होंगी, लाइट इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज में हैवी मेटल का यूज होगा, लाइट वाली में लाइट का। आप बोलेंगे हैवी में क्या आया था, जैसे आपको पता है आयरन एंड स्टील, या आप ये समझें शिप या एरोनॉटिकल गुड्स, जिसमें हैवी चीजों का इस्तेमाल हो उसको बोलेंगे हैवी इंडस्ट्रीज। और लाइट इंडस्ट्रीज जिसमें बिल्कुल लाइट चीजों का इस्तेमाल हो, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स, या आप ये समझे जैसे कि मार्कर बना है तो ये भी लाइट इंडस्ट्री में आएगा। जो भी आपको लगता है जैसे पेस्ट होती है, ब्रश, पेन, जो भी आपको लगती हैं कि लाइट चीजें हैं तो वो आएंगे लाइट इंडस्ट्री में, और जो काफी हैवी हैं वेट के रिस्पेक्ट में तो वो आएंगी हैवी इंडस्ट्री में। तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी मालिक कौन है। तो ओनरशिप के बेस पे आपको चार टाइप्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले होगा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री,
दूसरा जो होगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तीसरा जो होगा वो होगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। और फोर्थ जो होगा वो होगा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिक कौन है, ओनर कौन है, उसी के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन की है। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ये ओन एंड रन बाय गवर्नमेंट होगा, यानी इसको ओन और रन कौन करती है, गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है ये किसी प्राइवेट आदमी का होता है, ओन एंड रन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ये किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा रन की जाती है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो जॉइंट होती है, जॉइंट सेक्टर, इसमें क्या होता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल और साथ में स्टेट मिलके चलाते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। यानी इसको ओन एंड रन बाय द प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, दोनों की इसमें भागीदारी होती है, तो उसको बोला जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो आप बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर कौन सा होता है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर। अब आप बोलेंगे मल्टीपल स्टेक होल्डर क्या होता है, जैसे इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, जो रॉ मेटेरियल सप्लाई कर रहा है वो भी इसका भागीदारी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी इसमें पार्ट हो सकता है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुनी होगी, लोग आपस में ही कोऑपरेट करके किसी चीज को चलाते हैं, तो ऐसे ही इंडस्ट्री को बोला जाता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अगर आप एग्जांपल की बात करें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की, तो आप देखेंगे, आपने भेल सुना होगा, एग्जांपल के तौर पर BHEL भेल या SAIL सेल। भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर है। उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपने टिस्को का नाम सुना होगा, टिस्को ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर में आती है। या आपने बजाज का नाम सुना होगा, बजाज का नाम सुना होगा, तो बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद अगर आप जॉइंट सेक्टर की बात करेंगे और किसकी, कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो इनकी इंडस्ट्री जो है, तो जॉइंट सेक्टर की जो एग्जांपल है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो इसकी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी अमूल। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बताई ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, दैट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, joint sector and cooperative sector. Public sector is owned and run by the government, for example BHEL and SAIL. Then private sector industries are run and operated by an individual or group of individuals, example Tisco, Bajaj Auto Limited. And the joint sector is run by the private as well as government sector, that is why it's known as joint sector. For example Oil India Limited. And then cooperative sector industries,
इसके जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई अमूल। तो आए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को जानते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसी हिसाब से उस इंडस्ट्री का नाम होगा। जिससे पहले होगी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरी होगी आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरी होगी आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और फोर्थ होगी आपकी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से यूज हो रहा है तो उस इंडस्ट्री को बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जिसकी एग्जांपल में आप सिल्क, टेक्सटाइल बोल सकते हैं, कॉटन की बात कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल लीजिए रबर की बात कर सकते हैं। ये सारी जो इंडस्ट्रीज आएंगी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर से लिया जा रहा है। दूसरा आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रॉ मटेरियल जो होता है वो मिनरल्स होते हैं। तो इसके अगर आप एग्जांपल बोलेंगे तो वो आप देखेंगे जैसे आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट है। ये जो इंडस्ट्रीज आएंगी ये आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि इनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो मिनरल्स का होता है। उसके बाद आपकी जो बुक है उस पर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं दी है। ये मैंने अपनी ओर से आपको बताई कि अगर आपको आपके पास जो इंडस्ट्री उसमें रॉ मटेरियल फॉरेस्ट का यूज होता है तो उस इंडस्ट्री को बोला जाएगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और अगर उसमें ओशंस का, सीज का रॉ मटेरियल यूज होते हैं तो उसको बोला जाएगा मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल यूज करें तो एग्रो बेस्ड, मिनरल यूज करें तो मिनरल बेस्ड, और फॉरेस्ट का हो तो फॉरेस्ट बेस्ड, और लास्ट में मैरीन का हो तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन बची हमारी वो है ऑन द बेसिस ऑफ रोल। अब आप बोलेंगे कि रोल के बेस पे, यानी ऐसा क्या रोल है? तो रोल के बेस पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप, या फिर की इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्री। और दूसरी जो होंगी वो होंगी आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो पहले अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करके किसी प्रोडक्ट को बनाती और फिर ये दूसरी इंडस्ट्री को देती है एज रॉ मटेरियल, एज रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री को। यानी बेसिक या की इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती, उसको फिर एज रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री को दिया जाता है, अदर इंडस्ट्री को। यानी प्राइमरी की या बेसिक इंडस्ट्री प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू द अदर इंडस्ट्रीज। अब आप बोलेंगे मतलब जैसे आपने सुना होगा स्टील एंड आयरन, जो इंडस्ट्रीज स्टील और आयरन को बनाती है वो उस इंडस्ट्री के लिए जो स्टील और आयरन है उनका वो प्रोडक्ट है। लेकिन यही स्टील और आयरन
दूसरी इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लेना पड़ता है, तो ये इंडस्ट्री उनको स्टील एंड आयरन को एज रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करते हैं। यानी इनके लिए स्टील और आयरन रॉ मेटेरियल ये प्रोडक्ट है, सॉरी, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये स्टील और आयरन रॉ मेटेरियल है। और जो इंडस्ट्री स्टील और आयरन बनाएगी वो होंगी बेसिक इंडस्ट्री या फिर की इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, जो अपना प्रोडक्ट बना के दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है? इनका जो प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है? तो आपको पता फैन है, आपका एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर है मेरे पास, ये है, अगर आप ये बोल लीजिए पेस्ट होती है, ये सारी चीजें आएंगी आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री में। ये समझे कि इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसको डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। लेकिन अगर वो अपना प्रोडक्ट बना के दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंडस्ट्री जो होगी वो होगी बेसिक या की इंडस्ट्री। तो हम उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने आपको इंडस्ट्री का मतलब समझाया, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बताया जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को लाते हैं, उस पर प्रोसेस करते हैं, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट में। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि इंडस्ट्रीज को कहां कहां पर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैंने बोला था जहां पर पावर हो, वाटर सप्लाई हो, रॉ मटेरियल मिले, लेबर मिले। तो इन सारे फैक्टर्स को मैंने बोला कि एक जगह नहीं मिलते तो हम कोशिश करते जहां पे कम से कम कीमत में ये सारी चीजें अवेलेबल हो पाए। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन बताई जो डिफरेंट बेसिस पे थी, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेस ऑफ रोल, on the basis of bulk and weight of the raw material या on the basis of raw material they used। तो फाइनली हाँ on the basis of role। तो आई होप आपको ये अभी तक जो हमने पढ़ा है समझ आया होगा। आपको जो भी इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।